से पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ें समझनी है। इसके एवोल्यूशन से पहले आप लोगों ने ये समझना है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कौन से ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स कौन से हैं जिन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है या न्यूट्रल सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। बहुत सारी थीरीज भी आप लोगों ने पढ़ने हैं, थीरीज अकॉर्डिंग टू सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान। अगर हम बात करें इनकी डायमेंशंस की, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि डायमेंशंस क्या आ सकते हैं, कि कौन कौन से डायमेंशंस आप लोगों ने सिविल मिलिट्री रिलेशंस में समझने हैं। ठीक है, शाबाश। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस में हमारे पास द वेरी फर्स्ट वन इज वेरियस theories अबाउट सिविल मिलिट्री रिलेशंस। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स है जो कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को क्या करेंगे, उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, शाबाश। सबसे पहले लेके आप लोग सैमुअल पी हंटिंगटन। कौन लेके, इसकी थीरीज के बारे में हम बात करेंगे। उस थीरीज में आप लोग लेके सैमुअल पी हंटिंगटन। यहाँ पे आप लोग लेके थीरीज रिलेटेड टू सिविल मिलिट्री रिलेशंस। कौन कौन से ऐसे थीरीज है जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं, वो थीरीज कौन कौन से है। ठीक है, क्या बस थीरीज रिलेटेड टू सिविल मिलिट्री रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहली थीरीज जो है, थीरी जो है वो हमारे पास है हंटिंगटन की। सैमुअल हंटिंगटन कहते हैं कि किसी भी कंट्री में सिविल मिलिट्री रिलेशंस या सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, या सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, या न्यूट्रल सिविल मिलिट्री रिलेशंस होंगे, या सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, या न्यूट्रल सिविल मिलिट्री रिलेशंस होंगे। सो थीरीज की बात हम करते हैं। द वेरी फर्स्ट थीरी अबाउट सिविल मिलिट्री रिलेशंस, जिसमें हम बात करेंगे द वेरी फर्स्ट थ्योरी की, हंटिंगटन। हंटिंगटन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उसने एक किताब लिखी है, द सोल्जर एंड द स्टेट। द सोल्जर एंड द स्टेट, उसकी किताब का नाम है द सोल्जर एंड द स्टेट। द सोल्जर एंड द स्टेट में उसने ये लिखा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन पाकिस्तान में क्या है। द सोल्जर एंड द स्टेट बुक में उसने लिखा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन पाकिस्तान में सब्जेक्टिव है। लेकिन पाकिस्तान से पहले उसने 3 थीरीज दी है। द वेरी फर्स्ट थीरी इज, कौन सी थीरी है फर्स्ट, फर्स्ट थीरी है सब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशन। द सोल्जर एंड द स्टेट बुक में उसने सब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशन को डिफाइन किया है। सब्जेक्टिव के बाद उसने ऑब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशन को डिफाइन किया है। ऑब्जेक्टिव के बाद उसने न्यूट्रल सिविल मिलिट्री रिलेशन को डिफाइन किया है। थीरीज अबाउट सिविल मिलिट्री रिलेशंस, जिसमें सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये बात की है, द सोल्जर एंड द स्टेट। शाबाश, द सोल्जर एंड द स्टेट में उसने ये बात की है, एस हंटिंगटन ने ये बात की है, और हंटिंगटन ने बात की है द सोल्जर एंड द स्टेट। इस बुक में उसने लिखा है कि या तो मिलिट्री रिलेशन सब्जेक्टिव होंगे या सिविल मिलिट्री रिलेशंस ऑब्जेक्टिव होंगे, या सिविल मिलिट्री रिलेशंस न्यूट्रल होंगे। उसने नेचर ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात की, और उस नेचर में उसने कहा कि कंट्रोल जो होगा, कंट्रोल मिलिट्री का, सब्जेक्टिव कंट्रोल वर्सेस ऑब्जेक्टिव कंट्रोल, न्यूट्रल कंट्रोल वर्सेस ऑब्जेक्टिव कंट्रोल। और उसमें ये बात भी उसने की है कि वी कैन से सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव कंट्रोल।
अगर हम बात करें पाकिस्तान की, सिविल मिलिट्री रिलेशंस मेंटेन है पाकिस्तान में सब्जेक्टिव कंट्रोल, जिसमें सिविलियन लीडरशिप जो है वो डायरेक्टली क्या है, वो सॉरी मिलिट्री लीडरशिप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है किसको, वो मिलिट्री अफेयर्स जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको, सिविलियन को। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस के, ऑब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस में मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म शो करता है। सब्जेक्टिव में मिलिट्री सब्जेक्टिव बन जाता है, लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस में, तो ऑब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस में मिलिट्री क्या होता है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस में उनका कंट्रोल कम होता है, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको हम मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कंट्रोल में, ऑब्जेक्टिव कंट्रोल में मिलिट्री क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कंट्रोल में मिलिट्री अपने बॉर्डर्स पे, बॉर्डर्स में एंगेज होता है एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव। बहुत सारे स्टेट्स है जिसमें मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म शो करता है, जिस तरह यूएस है, यूएस में मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कंट्रोल है उनका। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो मिलिट्री जो है वो सब्जेक्टिव कंट्रोल रख रहा है, बिकॉज मिलिट्री की जो सब्जेक्टिव कंट्रोल है उसमें मिलिट्री की जो प्रोफेशनल मिलिट्री की जो इंटरनल अफेयर्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिविलियन अफेयर्स को। लेकिन कहीं पे मिलिट्री की जो रिलेशंस है वो न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल सिविल मिलिट्री रिलेशंस। सब्जेक्टिव में मिलिट्री इंटरफेयर करती है, ऑब्जेक्टिव में मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म शो करता है। एंड अगर हम बात करें न्यूट्रल सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, तो न्यूट्रल सिविल मिलिट्री रिलेशंस में मिलिट्री न्यूट्रल होती है, जिस तरह टेकिंग द केस स्टडी ऑफ इंडिया, अगर बॉर्डर्स टसल्स है तो मिलिट्री इन्वॉल्व कर लेती है, वरना मिलिट्री का कोई भी रोल नहीं होता। अमेरिका में सिविलियन सुपरमेसी है, पाकिस्तान में मिलिट्री की सुपरमेसी है, एंड इंडिया में न्यूट्रल सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस हेल्दी नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव कंट्रोल की वजह से है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस में मिलिट्री इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल पॉलिटिकल अफेयर्स में, इट्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, जो कि हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, कंट्रोल ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस, द बुक सोल्जर एंड द स्टेट में ये बात कोट की गई है। पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशन को एज अ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आप लोग कोट कर सकते हैं, टेकिंग द केस स्टडी ऑफ यूएस एंड इंडिया उसको भी कोट कर सकते हैं। शाबाश। आगे लेके आगे एक दूसरा पॉलिटिकल थिंकर है जिसका नाम है हेरोल्ड डी लेज़वेल, उसका नाम है हेरोल्ड डी लेज़वेल। ये जो हेरोल्ड डी लेज़वेल है, इसने बात की है सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, और इसने सिविल मिलिट्री रिलेशन के बारे में ये कहा है, उसका बुक है द गिरिजन स्टेट, बुक लेके द गिरिजन स्टेट। हेरोल्ड डी लेज़वेल की जो बुक है द गिरिजन स्टेट, उसमें ये बात की गई है, द गिरिजन स्टेट। द गिरिजन स्टेट में उसने ये बात की है कि किसी भी कंट्री के सिविल मिलिट्री रिलेशंस, किसी भी कंट्री के सिविल मिलिट्री रिलेशंस में इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स का ज्यादा होना चाहिए। पॉलिटिकल अफेयर्स, द गिरिजन स्टेट में उसने बात की पॉलिटिकल अफेयर्स ज्यादा होंगे, लेकिन जो स्टेट इन्वॉल्व होगा बॉर्डर टसल्स में, ये बात लिख ले, हर एक स्टेट में पॉलिटिक्स सब्जेक्टिव होगा,
हर एक स्टेट में पॉलिटिक्स सब्जेक्टिव होगा, लेकिन जिन स्टेट्स के बॉर्डर्स एंगेज होंगे, जिन स्टेट्स की कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं, उन स्टेट्स में मिलिट्री सब ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो सकती, उन स्टेट में मिलिट्री की इंटरवेंशन आ जाती है। पाकिस्तान की मिसाल यहाँ पे आप कोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। मिलिट्री इंटरवेंशन क्यों होती है? मिलिट्री इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड डी लेज़वेल, अगर द गिरिजन स्टेट में उसने ये बात की है कि पॉलिटिकल सुपरमेसी होनी चाहिए। क्या? पॉलिटिकल सुपरमेसी। अभी अगर पॉलिटिकल सुपरमेसी होगी तो उस पॉलिटिकल सुपरमेसी में आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है, पॉलिटिकल सुपरमेसी में कि अगर एक स्टेट होगा उसकी पॉलिटिकल सुपरमेसी जरूरी है, उसके मिलिट्री का कोई रोल नहीं होगा किस चीज में, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स में। बट कंडीशन ये है कि अगर बॉर्डर्स हो, बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट हो, मिलिट्री बॉर्डर्स में एंगेज है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वहां पे मिलिट्री इंटरवीन करती है। टेकिंग द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर्स एंगेजमेंट है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स है, अफगानिस्तान के साथ टेरिटोरियल इश्यूज है, जिसकी वजह से उसने ये बात की है कि मिलिट्री एक सेंट्रल रोल इन द गवर्नेंस प्ले कर रहा है, मिलिट्री एक सब्जेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, मिलिट्री इंटरवीन हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो मैंने बता दिया। उसने एक बात की है, वो लिख ले, उसमें उसने ये बात की है, डोमिनेंस वर्सेस डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री वैल्यू एंड अथॉरिटी। उसने कहा कि मिलिट्री वैल्यू डोमिनेंस क्यों बन जाते हैं, डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री वैल्यूज क्यों डोमिनेंस बनते हैं। ये भी यही रीजन थी मिलिट्री एंगेजमेंट की। दूसरी बात उसने ये की है कि जब भी मिलिट्री डोमिनेंट बन जाती है तो एक मसला आ जाता है जिसको कहता है एरोजन ऑफ व्हाट, एरोजन ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस, एरोजन ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिलिट्री वैल्यूज के बाद हम लिखेंगे एरोजन ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस। तो आप लोग एरोजन ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशन लेके मिलिट्री वैल्यू के बाद लिखे एरोजन ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें एरोजन ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस की, तो जब भी मिलिट्री इन्वॉल्व होती है बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल एंगेजमेंट, तो वहां पे फिर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की एरोजन होती है, जो कि आप लोग पाकिस्तान के स्टडी में देख भी सकते हैं। सो एरोजन ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, और वो डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री क्यों है, बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट, टेरिटोरियल एंगेजमेंट। तो ये आप लोग कोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जो कि उसने बात की है, क्या कहते हैं उसको, ये हेरोल्ड डी लेज़वेल की बात मैंने कोट की। ये दूसरे पॉलिटिकल थिंकर थे। तीसरा लिख ले शाबाश कि उसने ये बात क्या किया। आप लोग पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसको कोट कर सकते हो। इसके साथ साथ एक थ्योरी है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वार। स्टेट ऑफ वार, स्टेट ऑफ वार की थ्योरी के मुताबिक मिलिट्री की जो इंटरवेंशन होगी वो सब्जेक्टिव होगी। मिलिट्री जो है वो उसकी अफेयर्स क्या होंगे, सुपरमेसी, उनकी जो है वो अथॉरिटेटिव होगा वो मिलिट्री। बिकॉज जब भी किसी कंट्री में स्टेट ऑफ वार हो तो वहां पे मिलिट्री इंटरवीन करेगी। तो स्टेट ऑफ वार थ्योरी के मुताबिक वहां पे ये बात है। एक दूसरी थ्योरी है इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलाइजेशन। इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलाइजेशन में मिलिट्री इकोनॉमिक एम्पायर बनाते हैं, मिलिट्री इकोनॉमिक एम्पायर बनाते हैं। तो यहाँ पे एक थ्योरी लेके इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलाइजेशन,
अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलाइजेशन की, तो इसमें ये बात ज़रूरी है कि मिलिट्री इकोनॉमिक एम्पायर बनाने की कोशिश करता है, जो कि पाकिस्तान में आप लोग देख भी सकते हैं। तो उसी दौरान हेल्दी रिलेशंस नहीं होते, बल्कि अनहेल्दी रिलेशंस होते हैं बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री। सिविलियन एंड मिलिट्री में रिलेशंस अनहेल्दी इन्हीं वजूहात की वजह से बन जाते हैं। मैं अगर बात करूं कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री रिलेशंस अनहेल्दी है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एम्पायर का एक रीजन उसमें भी आता है, वो आप लोग लिख सकते हैं। शाबाश। अभी हम बात करेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशंस की एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन। सिविल मिलिट्री रिलेशंस कहां से इवॉल्व हुआ है, स्टार्ट कहां से हुआ है, क्या क्या चीजें सिविल मिलिट्री रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ सिविल मिलिट्री कहां से होती है, कहां से इवॉल्व हुआ है। तो यहां पे आप लोग लेके द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस, द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस इसमें लिख ले कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस हमारे पास किस चीज के बेस पे था, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस ही से मिलिट्री का रोल हमें नजर आता है। और ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस में हम ये बात कर सकते हैं कि वहां पे एक रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स थे, वहां पे रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स थे, इकोनॉमिक में भी, इकोनॉमी भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स। और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन स्ट्रक्चर के बेस पे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस में रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन स्ट्रक्चर जो थे वो चीज़ नज़र आ रही थी, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन स्ट्रक्चर में उन्होंने मिलिट्री को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उनका रिलायंस मिलिट्री पे था, उनका रिलायंस ब्यूरोक्रेसी पे था, उनका रिलायंस फ्यूडल लॉर्ड पे था। तो यहां से फिर मिलिट्री स्टार्ट हुई कि उनकी जो आर्मी थी, आर्मी पे, और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी ब्यूरोक्रेसी पे, और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ उनकी जो वी कैन से फ्यूडल लॉर्ड्स थे, तो आर्मी यहाँ पे इंटरवीन कर गई। आर्मी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी, आप लोग कम्युनल मेंटिलिटी के बेस पे ब्यूरोक्रेसी की बात कर सकते हैं। और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ आप लोग वी कैन से क्या कहते हैं उसको, फ्यूडल लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे नज़र आता है। लेकिन चूंकि हम बात हिस्ट्री ऑफ आर्मी की कर रहे, मिलिट्री की कर रहे, तो वो हमारे पास प्री इमिनेंस एम्पायर इन द ब्रिटिश कॉलोनीज नज़र आता है। कमांडर इन चीफ उसको कहते हैं, कमांडर इन चीफ इन द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ये बात वहाँ से स्टार्ट हुई। ये जो कमांडर इन चीफ के जो टाइटल है, अभी भी आप लोगों ने कमांडर इन चीफ का जो टाइटल है, ये बेसिकली उन्होंने एक एक्सीलेंसी के तौर पे आर्मी को दिया था, कमांडर इन चीफ, CNC। CNC होता क्या है, वहां पे ब्रिटिश में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे ब्रिटिश में वायसराय होते हैं। सो ब्रिटिश के जो रूल्स थे, ब्रिटिश के कानून के मुताबिक कमांडर इन चीफ वाज सेकंड टू वायसराय, वाज सेकंड टू वायसराय। उन्होंने ये बात की। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 आप लोगों ने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पढ़ा होगा, उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी थी 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में ये बात। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, और उनमें फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, उन्हीं एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी कमांडर इन चीफ का एक अहम रोल था। फिर उसके साथ साथ फाइनली अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर वन की, 19 हम बात करें 1915 से लेकर वर्ल्ड वॉर वन, दिन 1939 यहाँ से स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर वन के एरा में मिलिट्री का रोल बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इन्फ्लुएंस कर गया। और फिर ये जो बात फर्स्ट टाइम नज़र आई, ये इंडिया में नज़र आई, देन उसके बाद पाकिस्तान में भी आप लोग मिलिट्री का रोल देख सकते हैं।
पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में हेल्दी नहीं है. मिलिट्री in Pakistan has had 4 military interventions. Basically, from the very history अगर हम बात करें, there is tussle between civilian या establishment and military. ये tussle नजर आ रहा है. And again, security and foreign policy is the bone contention between civil and military. ये जो अभी मैंने थीरीज बताई वो यही बात थी. इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्रिटिश कॉलोनी में बात की गई थी. हमें वी कैन से हमने रेवेन्यू को जनरेट करना था. हमने टेरिटोरियल सिक्योरिटी की बात हमने की, बॉर्डर्स की एंगेजमेंट की बात की. और ये वो बोन ऑफ कंटेंशन है जो कि सिविल और मिलिट्री को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पेज पे नहीं लेके आ रहे, एक ही पेज पे नहीं आ रहे. इसकी वजह से और फिर उसके बाद ये बात है, लीडिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई, अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल्ड बाय जीएचक्यू. इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट्स के बहुत सारे इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस आर कंट्रोल्ड बाय जीएचक्यू. और ये एक है सब्जेक्टिव सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान. अभी अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में आप लोग सिविल मिलिट्री रिलेशन अनहेल्दी लिखोगे, और अनहेल्दी रिलेशन में 4 इंटरवेंशन लिखोगे. साइक्लिक रूल बाय सिविलियन एंड मिलिट्री पावर्स. साइक्लिक रूल है, म्यूजिकल चेयर बना है. कभी एक आता है तो दूसरा फिर मिलिट्री वाला, एक सिविलियन जाता है तो मिलिट्री इंटरवेन करता है. आप अयूब खान एरा, यहिया एरा, जिया एरा, मुशर्रफ एरा ये देख सकते हो. बैकग्राउंड में हमने 4 इंटरवेंशंस देके, उन 4 इंटरवेंशन ने हमारा पॉलिटिकल कल्चर बैडली डिस्टर्ब किया है. ये रीजन हम बाद में देखेंगे क्यों हुआ है. लेकिन पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री रिलेशन फ्रॉम द वेरी हिस्ट्री पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री रिलेशंस अनहेल्दी रहे. आप लोग लिख सकते हो कि 4 इंटरवेंशंस, टेंशन बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड मिलिट्री, टेंशन रिमेन्स वी कैन से एस्टेब्लिशमेंट का अभी भी है. सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के बेस पे सिविल मिलिट्री रिलेशन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के टसल्स चल रहे हैं. एंड बहुत सारे आपके एजेंसीज आर कंट्रोल्ड बाय जीएचक्यू. सो फ्रॉम द वेरी बैकग्राउंड ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान, सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 4 इंटरवेंशंस हुई है. और उन 4 इंटरवेंशंस में हमें मिलिट्री की सुपरमिसी या अनहेल्दी सिविल मिलिट्री रिलेशंस नजर आ रहे. No prime minister able to complete his tenure and military gains over weak democracy. एक बात बताऊं, अगर कोई भी आपको कहे कि मिलिट्री इंटरवीन क्यों हुई है, आपकी डेमोक्रेसी इसके रिस्पांसिबल है. आपकी डेमोक्रेसी ही की वजह से, आपके इंस्टीट्यूशंस के फेलियर की वजह से मिलिट्री इंटरवीन हुई है. कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने लिखने हैं. शाबाश लिख ले कि कौन से फैक्टर्स है जो कि मिलिट्री को एक स्पेस दे रहा है कि आप इंटरवेन करें. वो कौन से फैक्टर्स है जो मिलिट्री को इंटरवेन कर रहा है कि आप यहाँ पे मिलिट्री सब्जेक्टिव बन जाती है. और अनहेल्दी सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी उसके बेस पे होते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स है. नंबर 1 आप लोग लेके शाबाश. पहला आप लोग लेके इंडिया थ्रेट. मैंने आपको अभी थीरीज में भी पढ़ाया कि किसी भी कंट्री के जो दुश्मन होता है, टेरिटोरियल एंगेजमेंट होती है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं, उनके बॉर्डर टसल्स होते हैं, तो उस कंट्री में मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है. तो आप लोग इंडिया थ्रेट लिखो. इंडिया के बाद आप लोग कश्मीर इशू लिखो. कश्मीर के बाद आप लोग लिखो अफगानिस्तान इशू. अफगानिस्तान इशू के बाद आप लोग लेके बलूचिस्तान इशू, इंसर्जेंसीज इन बलूचिस्तान. बलूचिस्तान के बाद आप लोग लेके सेक्टेरियनिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म. ये सारे वो चीजें हैं. और ये तो एक्सटर्नल मैं बता रहा हूं, कुछ इंटरनल भी है जिसमें डिजास्टर भी आ जाते हैं, जिसमें वेरियस डिजास्टर्स आ जाते हैं.
द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंस्टीट्यूशंस, इम्बैलेंस इन इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर रहे, बहुत सारे वी कैन से डिजास्टर्स हम देखते हैं उनके बेस पे, और कुछ इंटरनली हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है। क्या है हमारे पास? कुछ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है, और वो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी आपके मिलिट्री को बुरी तरह एंगेज करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है आपके मिलिट्री को। अगर हम काजेज लेके फ्रॉम द वेरी पॉलिटिकल, आप लोग ये काजेज ये भी लिखो कि ये आज वाले काजेज नहीं है, ये काजेज फ्रीडम ऑफ फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूवमेंट की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक मूवमेंट था, इट वाज नॉट अ पार्टी, फिर उसके बाद पार्टी बन गई। तो हिस्टोरिकली हम देखें तो बहुत सारे मूवमेंट्स नज़र आ रहे, इंस्टीट्यूशंस की फेलियर नज़र आ रहे, फेलियर टू इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिटिकल सपोर्ट इनटू स्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज। और यही चीज़ फिर ये क्या होगा, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मैनिफेस्टो वाज ओनली क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड कुड एड्रेस प्रॉब्लम पॉलिटिकल इकोनॉमी। हमारा जो मैनिफेस्टो था इंडिया मुस्लिम लीग का, हमारा जो मैनिफेस्टो था इंस्टीट्यूशन का उस टाइम फ्रॉम द वेरी हिस्ट्री, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद सबसे पहले ये था पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान को किस तरह चलाना है, ये बात वहाँ पे नहीं थी। और ना हमने प्रीएम्बल में ये बात की, ना हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात की, ना हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात की। ये भी वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से मिलिट्री का अभी भी रोल थोड़ा ऑब्जेक्टिव, वीकेंड से मिलिट्री का रोल सब्जेक्टिव नज़र आ रहा है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल में आप लोग लिख सकते हैं कि जो ये वही बात होगी जो मैंने ब्रिटिश की बात की थी कि वहां पे ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री पे ज्यादा डिपेंडेंसी थी, और जो भी मूवमेंट होते थे या जो भी आपकी वीकेंड से कोई भी वहां पे रोल आता था फ्रॉम द वेरी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, आपने अपने सोवरेनिटी गेन करनी है या कोई मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो मिलिट्री सामने आती, ब्यूरोक्रेसी सामने आती, फ्यूडल लॉर्ड सामने आते, ब्रिटिश राज इसको कहते हैं, ये वाला वर्ड ब्रिटिश राज कंटिन्यू आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये बात भी मिलिट्री को क्या कर रही है, मिलिट्री को सुप्रीम बनाने की कोशिश कर रही है। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री मैंने बता भी दिया, और ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि आर्मी became very powerful in the immediate aftermath of creation of Pakistan. Army became very powerful in the immediate aftermath of creation of Pakistan. Creation of Pakistan के बाद आर्मी पावरफुल बनी। And again, Dr. Yaqub Khan Bangash in 1947, both Governor General, PM and Cabinet had been elected from constituencies which were now in India. Hence, what found Pakistan was not in their natural constituency. वहाँ पे डॉक्टर अयूब खान 1947 में गवर्नर जनरल, पीएम एंड कैबिनेट का हिस्सा बने, ठीक है। चूंकि वही डॉक्टर अयूब खान, फिर अगर हम कहें विच वर नाउ इन इंडिया, जो कि इंडिया में है, हेंस व्हाट फॉर्म पाकिस्तान वाज नॉट देयर नेचुरल कंस्टिट्यूएंसी। आपके कोई अपनी प्लेटफॉर्म के बेस पे आपने ना गवर्नर जनरल बनाया, ना आपने अपने प्लेटफॉर्म पे कंस्टिट्यूएंसीज को असेंबल किया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन विदाउट नो इलेक्शन, इलेक्शन नहीं थे। एंड मिलिट्री लीडर्स, द मिलिट्री लीडर फेल्ट दे आर इक्वली लेजिटिमेट एज पॉलिटिशियन। अगर आप वहाँ पे इलेक्शन सही से करते, आपके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा चेंज ना होते, आपके प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा चेंज ना होते, आपकी एक स्टेबल एनवायरनमेंट होती, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, तो मिलिट्री को ये फेल भी नहीं होता कि हमने इक्वल लेजिटिमेट है, हमारी इक्वलिटी है। उनका काम सिर्फ फिर बॉर्डर्स पे होता, चूंकि फ्रॉम द वेरी हिस्ट्री ये बात चल रही है, फ्रॉम द वेरी हिस्ट्री हमारे इलेक्शंस ठीक नहीं थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ठीक नहीं थे, हम एक बंदे को पूरा राज देते थे, फिर उन्होंने भी फील किया, और फिर 1958 में वो हम देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स की, ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म रिलायड मोर ऑन टेक्नोक्रेट्स, कायद-ए-आज़म रिलायड मोर ऑन टेक्नोक्रेट्स, द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री, देन ही डिड नॉट ऑन पॉलिटिशियंस। तीन चीजें, आप अगर एक कंट्री का फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही आपकी डिपेंडेंसी ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री एंड टेक्नोक्रेट्स पे हो, तो वही ब्रिटिश राज हो गया ना, जो मैंने हिस्ट्री में बता दिया।
तो फिर तो पॉलिटिशियन पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, और जब पॉलिटिशियन पे डिपेंडेंसी नहीं होगी तो आपकी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जन्म देगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जन्म देगी तो मिलिट्री इन्वायरमेंट होगी। आज भी देख सकते हो, 1947 में भी देख सकते हो, और फ्रॉम द वेरी 1947 टू प्रेजेंट आप देख सकते हैं। अब ये बात है कि डॉक्टर यकूब खान बंगश बुक अ प्रिंसली अफेयर एक्सेशन एंड इंटीग्रेशन, ये बुक है। इस बुक में अगर हम बात करें तो इस बुक में आप देख सकते हैं कि 1947 to 55 not only was the defense policy in Pakistan in the hands of GHQ, Pakistan relation with the princely states, which formed more half the land mass over western Pakistan, was primarily in the hands of bureaucracy and military. ये इस किताब में उसने बात की। इस किताब में ये बात की गई है कि पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी किसके पास है? पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी मिलिट्री के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास है। अगर आपको पॉलिटिशियंस जो है वो ज्यादा सुप्रीम नहीं है, पॉलिटिशियंस जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, मिलिट्री को आप ज्यादा रोल दे रहे, फ्रॉम द वेरी हिस्ट्री पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी जीएचक्यू के हैंड में अभी भी है, पहले भी थी। and Pakistan relation with the princely states which form more than half of the land mass western Pakistan, आपकी जो भी रिलेशंस है उसमें मिलिट्री सुप्रीम है, तो यहां पे फिर आपकी मिलिट्री सब्जेक्टिविटी की तरफ जाती है। और फिर अगर हम हिस्ट्री में बात करें, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, the then president of Pakistan, gave charge of defense ministry to serving General Ayub Khan, thus opening doors of military intervention in the defense affairs. ये तो सेकंड पॉइंट है। इससे पहले वाला पॉइंट ये था कि हमारी जो डिपेंडेंसी है कायदे आजम से लेकर, वो ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री पे ज्यादा थी। कायदे आजम रिलायड मोर ऑन टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, नॉट ऑन पॉलिटिशियंस। डॉक्टर यकूब खान ने यह बात किया है कि हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है वो जीएचक्यू कंट्रोल करती है, और हमने जो ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री को ज्यादा पावर हैंड ओवर किया है। एंड मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा जो कि प्रेसिडेंट बन गए, गिव चार्ज टू डिफेंस मिनिस्ट्री, किसको? चार्ज टू अयूब खान, डिफेंस मिनिस्ट्री के चार्ज अयूब खान को दिए, द सर्विंग जनरल अयूब खान। यहां से फिर दस ओपनिंग द डोर्स ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इन द डिफेंस अफेयर्स। आपकी डिफेंस अफेयर्स, यहां से फिर आपकी मिलिट्री क्या हुई, यहां से मिलिट्री आपकी इन्वॉल्व होना शुरू हुई इन द डिफेंस अफेयर्स, इन द डिफेंस अफेयर्स के, इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। और इसके साथ साथ बेड गवर्नेंस भी है। पाकिस्तानी सोसाइटी इज नाउ सो फ्रैक्चर्ड, ब्रूटलाइज्ड बाय सिविक सोसाइटी, overwhelmed by spread of narcotics, then it is no longer possible for any civilian government to operate effectively without the army's support. ये हसन अस्करी रिजवी की बात है। हसन अस्करी रिजवी ने ये बात की है कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज नाउ सो फ्रैक्चर्ड, सोसाइटी आपकी ठीक नहीं है, ब्रूटलाइज्ड बाय सिविक वायलेंस, overwhelmed by spread of narcotics. So in that position it is no longer possible for any civilian government to operate effectively without army's support. अगर आपकी डिजास्टर है, या अगर आपकी हम बात करें इंटरनल थ्रेट्स है, या आपके वीकेंड से पॉलिटिकल पार्टीज की डिस्टर्बेंसेस है, या आपके डिफेंस अफेयर्स की वीकनेस है, या आपके पॉलिटिकल लीडरशिप की नाअहली है, या आपकी डेमोक्रेसी की वीकनेस है, इन सारे वजूहात में मिलिट्री का रोल आता है। और मिलिट्री के बगैर फिर सिविलियन नहीं, पॉसिबल नहीं है कि सिविलियन इसको क्या करे, गवर्न करे। तो ये बेड गवर्नेंस वाला फैक्टर भी लेके कि पाकिस्तान में बेड गवर्नेंस भी है। डिफेक्टिव सोवरेनिटी, डिफेक्टिव सोवरेनिटी का हेडिंग लेके, और डिफेक्टिव सोवरेनिटी में आप लोगों ने लिखना क्या है कि पॉलिटिशियंस फेल टू स्ट्रेंथन द सिविलियन इंस्टीट्यूशन, especially Parliament of Pakistan, that is termed as the supreme body of the constitution. However, throughout the history, Parliament has rarely acted like a sovereign and the sovereign legitimate of the country. अगर आपकी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, आपकी पार्लियामेंट सोवरेन ही नहीं है, आपकी सुप्रीम बॉडी की जो डिसीजंस है वो पार्लियामेंट से नहीं होते, कहीं और से होता है, तो किस तरह आपकी सोवरेनिटी क्या होगी, सिक्योर होगी? नो, डिफेक्टिव सोवरेनिटी है पाकिस्तान में। And again, PM and federal cabinet most powerful.
Prime Minister who treated Parliament is a rubber stamp and rarely designed to even come to it, thereby undermining the role and its power. अगर हम बात करें कि आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी अगर अब पार्लियामेंट में आता है तो पार्लियामेंट के बेस पे डिसीजन वो बाहर से करता है, तो इसका मतलब वो तो एक रबर स्टैंप हो गया. तो वेयर इज योर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, वेयर इज योर पीएम प्रेशर, सॉरी पीएम पावर, वेयर इज योर कैबिनेट पावर. फेडरल कैबिनेट का पावर आपका नहीं है, अंडरमाइन है बिकॉज ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन. उसके बाद the non-discussion of military budget in parliament is a major hurdle in increasing civilian control of military. ये बात भी सही है, जो भी बजट मिलिट्री का आता है वो कभी भी डिस्कस या कभी भी निगेट नहीं होता, बिकॉज वो पहले से डिसाइड हो चुका होता है. और जब आपके डिसीजन इस तरह पहले से होते हैं तो फिर आप कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आपकी कंट्री में मिलिट्री जो है वो डिस्टर्ब होगी. ये पॉलिटिकल एलाइज में लेके कि military exploit the vested interest of politicians by luring them into its own fold and thereby legitimizing their rule. वो political alliances बनाते हैं ताकि आप 2/3 मेजॉरिटी ना ले सके, और जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी तो आपकी गवर्नेंस या डेमोक्रेसी डिस्टर्ब होगी, और जब गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी डिस्टर्ब होगी तो आप आगे नहीं जा सकते. एंड अगेन वीक पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविलियन गवर्नमेंट, क्या लेके वीक पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविलियन गवर्नमेंट. आपकी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज वीक है, उनका कोई अपना अच्छा मैनिफेस्टो नहीं है, और जब अच्छा मैनिफेस्टो नहीं होता तो फिर उसके बेस पे हमारे पास क्या होता है, चीजें डिस्टर्ब हो जाती है. इसके साथ साथ आप लोग कुछ ये जो चैलेंजेस है ये वाली भी लेके कि बलूचिस्तान पैकेज, 18th अमेंडमेंट, ठीक है. अभी एक चीज, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी या बलूचिस्तान पैकेज में हम ये बात कह सकते हैं कि वहाँ पे अभी भी ये वाली बात हिस्टोरिकल है, ये ना लेके अभी भी बलूचिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान क्राइसिस या इंसर्जेंसीज इन बलूचिस्तान, जो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था वो लिखो. 18 अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में हाई ट्रीजन की बात है, और हाई ट्रीजन की बात के बेस पे जो मिलिट्री इंटरवेंशन है उसकी सुपरमेसी कम की गई. आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन के बेस में मुशर्रफ को सजा अभी भी दी गई है, फांसी की सजा. तो इसने थोड़ी बहुत मिलिट्री की जो रोल है उसको क्या किया है, कम किया है. इसके साथ साथ हमने बात की शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट की, हमने बात की पनामा वर्डिक्ट की, वो चलो सिविलियन वो है, और मेमो गेट स्कैंडल वो भी सिविलियन की आ जाती है. डॉन लीक्स की आप बात करें, ये सब ये स्पेसिफिक चैलेंजेस है. लेकिन इन स्पेसिफिक चैलेंजेस के अलावा ये वाले जो चैलेंजेस जो मैंने आपको कहा कि इंस्टीट्यूशंस हमारे वीक है, ये वाले चैलेंजेस मस्ट लिखने हैं. ये जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है. डायकोटोमी, डुअल गवर्नमेंट है, कोई एक ही सुपरमेसी नहीं है. डेमोक्रेसी एट स्टेक, वीक डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल डिस्टर्ब है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी कहते हैं. बेड गवर्नेंस भी है, बेड गवर्नेंस, वीक सिविल इंस्टीट्यूशंस है, डोमिनेंट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस. अभी देखो अगर मैं बात करूं वीक सिविल इंस्टीट्यूशंस वर्सेस डोमिनेंट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, तो आप मुझे बताएं सिविल इंस्टीट्यूशंस आपकी क्या है, वीक है, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस आपकी क्या है, डोमिनेंट है. रीजनल पॉलिटिक्स आपका डिस्टर्ब है, सेक्टेरियन वायलेंस है, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी है, कश्मीर इशू है, इंडियाज ब्लेम गेम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बेड गवर्नेंस है. फिर उसके बाद हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में सॉवरेनिटी है नहीं, डिफेक्टिव सॉवरेनिटी है, पॉलिटिशियन पे आप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, आप मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी पे थे, कॉलोनियल माइंडसेट आपका बना था ब्रिटिश राज जैसा. तो वो यहीं पे 1947 टू 1955 में मिलिट्री को ये फील हुआ कि मैं एक इक्वल बॉडी हूं, जो कि आज तक भी चल रहा है. इन सारे वजूहात की वजह से आपकी मिलिट्री इंटरवीन कर गई इन द सिविल अफेयर्स, और ये अनहेल्दी सिविल मिलिट्री रिलेशंस जब होते हैं तो आपकी 5 साल की डेमोक्रेसी भी कंप्लीट नहीं होती. आपके कंट्री में मिलिट्री कंप्लीट ट्यूनर भी कंप्लीट नहीं करती. आप अपने गवर्नेंस को देखो, अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को देखे तो फिर आप मिलिट्री अगर इंटरवीन करेगी तो मिलिट्री को इंटरवीन करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हसन अस्करी रजवी कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर any civilian government to operate effectively without army support because there are multiple threats, territorial threats, India's threat, Kashmir issue, Afghanistan issue, insurgencies in Afghanistan, sectarianism, cyber crime, money laundering, drug and narcotics issues. फिर उसके बाद आपकी brutalized civic violence, ineffective civil institutions
इन सारी चीज़ों में आपके मिलिट्री इंस्टीट्यूशन डोमिनेंट होंगे, आपका पार्लियामेंट थोड़ा वीक हो जाएगा, आपका जो हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक रबर स्टैम्प जैसा होगा। तो ये इन सिचुएशंस में मिलिट्री की जो रिलेशंस होंगे वो अनहेल्दी होंगे। तो इसको ओवरकम कैसे करना है, मिलिट्री रिलेशंस को किस तरह सही तरह से एड्रेस करना है, ये बात आप लोग लेके सॉल्यूशंस की तरफ आ जाए। सॉल्यूशंस में मैंने आप लोगों को एक टेक्निक समझाया था, आपको किसी को याद है? अलाइन टेक्निक। अलाइन टेक्निक क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स ऊपर नजर आ रहे हैं फ्रॉम ए हिस्टोरिकल, फ्रॉम द एवोल्यूशन, फ्रॉम द मिलिट्री इंटरवेंशंस, फ्रॉम द पॉलिटिकल अलायंस, फ्रॉम द पॉलिटिकल parties, from the defective sovereignty, from the ineffective leadership, from the weak democracy, उसके बाद फ्रॉम वेरी एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स, फ्रॉम द वेरी पॉलिटिकल थिंकर, जो मैंने आप लोगों को समझाया था, इन सारों को क्या करे गुलमीना, इन सारों को क्या करे कलसुम, उल्टा करे तो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इसको अलाइन टेक्निक कहते हैं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम के काजेस पे आ जाते हैं, जब भी किसी प्रॉब्लम के फैक्टर्स आपको पता हो तो सॉल्यूशंस आसान है। और सॉल्यूशन किस तरह है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? एक पॉलिटिकल थिंकर था। किसने दिया था? शाबाश, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उसने एक आइडियल स्टेट दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। उस आइडियल स्टेट में, उस आइडियल स्टेट का एक फीचर था, उसका नाम था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कौन था? प्लेटो था सर, प्लेटो। शाबाश, प्लेटो ने ये बात की थी। सिविल मिलिट्री रिलेशन को बैलेंस करने के लिए आप उसको कोट भी कर सकते हैं कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कंज्यूम क्या होता है, आपने उसमें क्या करना होगा। सर उसमें वो ये था ना कि वही सोल बॉडी माइंड वाला कॉन्सेप्ट था उसका। एक और भी था, वॉरियर स्पिरिट वाला सर उसने कॉन्सेप्ट ये था। कहा था कि हर एक इंस्टीट्यूशन को अपने अपने फंक्शंस दो, स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन। स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू डेमोक्रेसी, सॉरी, स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू लेजिस्लेशन, specialized function to army, specialized function to institutions, specialized function to judiciary, specialized function to state bank, specialized function to, we can say, executive, specialized function to bureaucracy. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट ही आपके आर्मी को थोड़ा कम कर सकता है मिलिट्री इंटरवेंशन। और नॉट ओनली मिलिट्री इंटरवेंशन कम करेगा, एक दूसरा फायदा क्या होगा? हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक बॉडी अपने एंगल से काम करेगा, स्पेशलाइज्ड काम करेगा। तो इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, इफेक्टिव डेमोक्रेसी, इफेक्टिव सिविल सोसाइटी नजर आएगी। सिविक, वी कैन से किस चीज के बारे में? फंक्शन स्पेशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ये आपकी एक सोल्यूशन है। नो कंप्रोमाइज ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people, for the people. According to Abraham Lincoln, democracy is basically government of the people. It is the government for the people. And again, जो भी laws बनाओगे, अगर आपके कानून लोगों के मुताबिक ना हो और आपका कानून लोगों को खुशी नहीं दे सकती, पीस नहीं दे सकती, तो क्या आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी? नो। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेरेमी बेंथम ने। यूटिलिटेरियनिज्म, हेडोनिस्टिक कैलकुलस में उसने ये बात की है कि अगर आपके कंट्री की कानून ऐसा हो जो कि लोगों को खुशी नहीं दे सकती, बल्कि उल्टा लोगों को नुकसान दे रही है और लोग उससे खुश नहीं है, तो वो कानून प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता और ना होगा। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अमेरिका में है वी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ यूएसए, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब उनका जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट ही यही से है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पाकिस्तान का प्रीएम्बल देख सकते हैं, वेयर इज द सुप्रीमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी, आपने जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू देखा होगा, एक ही फैसला जो कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था और वो मरबरी वर्सेस मेडिसन केस था यूएसए का, डायरेक्ट नल एंड वाइड हुआ। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल एंड ऑल। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है,
अगर आपके कंट्री में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप आगे जा सकते हैं। नो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी नॉट ओनली फॉर सिविलियन बट आल्सो फॉर मिलिट्री। आप अकाउंटेबल रखो उन सारों को, अगर वो अकाउंटेबल होंगी तो आपकी मिलिट्री सिविल रिलेशन स्ट्रेंथन होंगी। इसके साथ साथ सिविल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड बाय सिविलियन लीडर्स। देखो सिविल इंस्टीट्यूशंस अभी किसके हाथों में है? आप देख सकते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन में मिलिट्री की रोल है, मिलिट्री सुप्रीम है। तो सिविल इंस्टीट्यूशन कौन स्ट्रेंथन कर रहे पाकिस्तान में? मिलिट्री। सो सिविल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड बाय सिविलियन लीडर्स। और सिविलियन लीडरशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक इफेक्टिव लीडरशिप कंट्री को चाहिए। इफेक्टिव लीडरशिप के बेस पे सिविलियन इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग बनेंगे। एंड नेशनल इंटरेस्ट, हम अगर नेशनल इंटरेस्ट बी सुप्रीम इंस्टीड ऑफ पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपकी पर्सनल या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट से ज्यादा होगी। और नेशनल इंटरेस्ट कैसे ज्यादा होगी? प्लेटो ने एक कंसेप्ट दिया था कम्युनिज्म का। क्या आप मुझे कलसूम बता सकते हैं कम्युनिज्म का कंसेप्ट क्या था? सर उसने कहा था कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड कम्युनिज्म ऑफ द प्रॉपर्टी, और सबकी वाइफ्स जो होंगी वो कॉमन होंगी और जो प्रॉपर्टी है वो भी कॉमन होगी। शाबाश, गुड। प्रॉपर्टी नहीं होगी, बच्चे आप नहीं पैदा करोगे, बीवी आपकी नहीं होगी, ताकि आपकी पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो। उसका मेन पर्पस था कि पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो और जो भी इंटरेस्ट हो वो आपका नेशनल इंटरेस्ट हो। तो नेशनल इंटरेस्ट को बूस्ट करने के लिए उसने कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया। और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को बूस्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि आपके बच्चे बीवी और आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ताकि आप लालच में ना हो। अभी आप लोग पाकिस्तान में देख सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा है या पर्सनल ज्यादा है? और पर्सनल इंटरेस्ट के ज्यादा होने की वजह से आपके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी लेके कि गवर्नेंस को स्ट्रांग करना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी लेके कि पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे होने चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी लेके कि हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो सुपरमेसी होने चाहिए, उसकी पार्लियामेंट में सारे डिसीजन होने चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी लेके कि हमने हार्मनी बिटवीन इंस्टीट्यूशंस चाहिए, उन दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ये सारे वो पॉइंट्स है कि आपके कंट्री में सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर इफेक्टिव बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सिविल मिलिट्री रिलेशंस बन सकते हैं। शाबाश, आज का असाइनमेंट लेको, शाबाश कलसूम आप लेको और सारे ग्रुप्स में भी ये शेयर कर देना फिर, ठीक है? आज का असाइनमेंट, टुडेज असाइनमेंट, शाबाश। सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान civil military relations in Pakistan have remained a bone of contention civil military relations in Pakistan have remained a bone of contention since independence. Civil military relations in Pakistan have remained a bone of contention since independence. Full stop. Critically analyze the factors that have led to the dominance of military in Pakistan's politics. Critically analyze the factors that have led to the dominance of militaries in Pakistan's politics. Dominance of military in Pakistan's politics. Also discuss the prospects of sustained democratic governance in the future. Also discuss the prospects of sustained democratic governance in the future. I repeat, civil military relations in Pakistan have remained a bone of contention since independence. Critically analyze the factors that have led to the dominance of military in Pakistan's politics. Also discuss the prospects of sustained democratic governance in the future. मुझे एक बार बताएं, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है
क्या ये वाला क्वेश्चन उससे एड्रेस नहीं हो सकता? बिल्कुल, कोट भी कर सकते हो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स को। ठीक है, शाबाश। कोशिश करें, अभी मैं दिन को क्लासेस लेता हूँ 12-1 बजे, तो आप लोगों को क्लास ज़रूर लिया करें। एंड सेकेंडली असाइनमेंट भी जमा करें। ठीक है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हो। ठीक है, ताकि हम यकम से पोल साइंस स्टार्ट हो रहे तो हम इसको कवर कर सकें। डन है।